नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आज हम बात करेंगे अपने दिल को कैसे सुरक्षित रखें, हृदय रोग से कारण, लक्षण और इलाज के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे आप जीवन शैली को नियंत्रित कर हृदय रोग से ठीक हो सकते हैं और आयुर्वेद में तन मन को दुरुस्त रखने के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं जिनमें पंचकर्म इलाज काफी अहम है। तो आज हम अपने खास कार्यक्रम में इसी से संबंधित बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे आयुर्वेद से हृदय रोगी पूरी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। ये है माधव बाग, जो इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक एंड हॉस्पिटल है, जिसने लाइफ थ्रेटनिंग हार्ट डिसीजेस को कड़ी चुनौती दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस और आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिसीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। मेरे को वहाँ सबने डरा दिए थे कि आपका पंपिंग एकदम 20% हो गया है, तो मैं काफ़ी घबरा गई थी यहाँ आकर। और हमने शुरुआत करी कि क्या होगा क्या नहीं, पर जैसी ही फर्स्ट मुलाकात डॉक्टर से हुई तो डॉक्टर साहब ने हमको इतना रिलैक्स कर दिया कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो माधव बाग एक कम खाना, गम खाना और दम जाना, यह बात बहुत अच्छी तरह से सिखाता है। यहाँ आने के बाद में यहाँ पे भी उन्होंने 3 दिन मुझे एडमिट किया है। यहाँ पे 3 दिन में पूरे पंचकर्म करवाए। पंचकर्म करवा के हल्का और रिलीफ टाइप लगने लगा। माधव बाग के जो ट्रीटमेंट या जो इलाज हो रहा है उससे बहुत खुश हूँ और मैं अन्य लोगों को प्रेरित करना चाहूँगा कि कम से कम मुझे देखे। मैं अभी बिना बाईपास, बिना सर्जरी के, बिना इसके अभी हूँ और सिर्फ माधव बाग की बदौलत ही हूँ। देश भर में माधव बाग के कई क्लिनिक्स हैं, जहां सिर्फ 7 दिनों के ट्रीटमेंट और ट्रेनिंग के दौरान मरीजों को बेहतर इलाज दिया जाता है। वहीं नागपुर में डॉक्टर गौरव अरुण शेखरे की गाइडेंस में स्किल्ड टीम लाखों लोगों को बेहतर कार्डियक केयर की सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। तो हृदय रोग के लिए बगैर एलोपैथिक के कैसे आयुर्वेदिक पद्धति से हृदय रोगी को ठीक किया जा सकता है, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं माधव बाग हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव अरुण शेलके जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। चूंकि हृदय रोग से जुड़ी बात लोगों को लगता है कि हृदय रोग है तो जरूर एक बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, चेकअप कराना पड़ेगा और सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन लोग सोचते हैं। लेकिन चूंकि आज हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद में किस तरीके से उसको फाइंड आउट करके उसकी एक इलाज की दिशा तय की जाती? यस, तो सबसे पहले अभी नए साल की मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सबको नया साल अच्छे सेहत का जाए और आपके दिल की आप अच्छी सेहत मेंटेन करें। तो जैसा कि आपने कहा कि एलोपैथिक या आयुर्वेदिक में क्या जांचें होती है, तो जांचें या इन्वेस्टिगेशन का कोई साइंस नहीं है, कोई भी पैथी नहीं है। इन्वेस्टिगेशंस बस पता लगता है कि उसका निदान क्या है, डायग्नोसिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, हमारा उपचार आयुर्वेदिक पद्धति से है, लेकिन सारे के सारे टेस्ट हाईली एडवांस्ड है। जैसे कि हम बोलते हैं कार्डियक रिस्क असेसमेंट, मतलब मेरा हार्ट आने वाले समय में कितने रिस्क पे है, मेरा हार्ट आने वाले समय में अगर अटैक आ रहा है तो उसको झेलने के लिए कितना तैयार है, ये जानने के लिए हम चेकअप कराते हैं। बिल्कुल, ये चेकअप तो हम करवा लेते हैं डॉक्टर साहब। अब चूंकि हम इलाज की बात कर रहे हैं, किन किन खास बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि बिना शल्यक्रिया के ये बिना सर्जरी के ये ट्रीटमेंट शुरू होता है। कैसे इस ट्रीटमेंट की शुरुआत होती है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, तो सबसे पहले हमारे पास तो ऑलरेडी डायग्नोस होकर ही पेशेंट आता है कि जिनको अभी रिसेंटली अटैक आके जा चुका है, जिनकी एंजियोग्राफी हो चुकी है, जिनको एंजियोप्लास्टी या बाईपास का ऑप्शन दिया हुआ है और उन पेशेंट को नहीं करना है। तो पहले तो ये जानना ज़रूरी होता है कि ब्लॉकेजेस और अटैक, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो माधव बाग की खासियत है कि यहाँ पे सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं होता है, पेशेंट का एजुकेशन भी हम कराते हैं कि उनको जानकारी देते हैं कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है पहले उसके पीछे का साइंस आप समझ लीजिएगा। आपके डॉक्टर पहले आप खुद बनिए, तभी आप उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी है आपकी प्राइमरी जांचें, उसके बाद आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जिसमें आते हैं डाइटरी चेंजेस, आपका रेगुलर एक्सरसाइज, आपकी रेगुलर मॉनिटरिंग, फिर आपके पंचकर्म चिकित्सा जो हमारा कॉपीराइट ट्रीटमेंट है, संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण।
ये ट्रीटमेंट। उसके बाद आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट, जिसके लिए हमारे पास में एक छोटे से गेट टुगेदर होते हैं, पेशेंट का एक काउंसलिंग होता है, मेडिटेशन सेशन होता है, इसके अंतर्गत ही हम आपको ठीक करते हैं। उसके लिए 7 दिन का हमारा निवासी चिकित्सा का प्लान रहता है। बिल्कुल। और निवासी चिकित्सा मतलब आप अपने पास रखकर उस पेशेंट का पूरा इलाज करते हैं डॉक्टर साहब। बिल्कुल। लेकिन अभी चूंकि हम इलाज पर धीरे धीरे जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमको लक्षण को भी समझना होगा डॉक्टर साहब कि क्या कुछ लक्षण जो है हृदय रोग से जुड़े लक्षण जिनसे हम पहचान कर सकते हैं। आप ज़्यादातर बता रहे कि कुछ ज़्यादातर मरीज ऐसे भी आते हैं जो कहीं कहीं इलाज करवा के या शल्य क्रिया कराने के बाद, सर्जरी कराने के बाद भी आपके पास आते हैं, लेकिन कुछ जो होंगे पेशेंट फ्रेश भी आते होंगे जो लक्षण बताने के बाद आप उनका ट्रीटमेंट शुरू करते होंगे। तो लक्षण की बात करें, क्या कुछ खास लक्षण होते हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि भगवान ने हमें जो हार्ट दिया है, ये एकमात्र ऐसा अवयव है बॉडी में कि जो 24 घंटे लगातार काम करता रहता है। तो इसीलिए उसका चेकअप होना ज़रूरी है। और वो जब काम करना कम करता है या उसमें जब गड़बड़ी आती है, तो सबसे पहले हमारे बॉडी में पूरे बदन में थकान का महसूस होता है। चलने के टाइम पे हमारा सांस फूलना या सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त सांस फूलना, रोज़ के काम करते हुए सांस फूलना या सीने में दर्द होना। अब ये सीने में दर्द होना ये क्लासिकल सिम्टम्स है हार्ट डिसीज़ के, लेकिन अभी आज के ज़माने में ये सिम्टम काफ़ी वेरिएबल हो चुका है, क्योंकि हमारे गर्दन में भी दर्द हो सकता है जिसको हम सर्वाइकल समझ सकते हैं कभी कभार, या कभी कभार पेट में दर्द होता है जो हम गैस्ट्रिक या एसिडिटी की वजह से भी समझ सकते हैं। तो ये लक्षण अभी भी काफ़ी इसमें इंक्लूड हो चुके हैं। कमर का दर्द होना, हाथ में दर्द होना या पैरों में सूजन आना, ये असंख्य लक्षण है जिसके वजह से आपको आपके हार्ट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। आप जो बता रहे हैं लक्षण, उसमें काफ़ी कुछ नए लक्षण आपने बताए डॉक्टर साहब, जो कि लोगों को ये समझना होगा कि अगर लंबे समय तक ये परेशानी आपको है तो ज़रूर एक बार कंसल्ट करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए कि कहीं हृदय से संबंधित समस्या तो नहीं है। यस। बिल्कुल। और चूँकि आपके यहाँ ट्रीटमेंट की बात करते हैं, माधव बाग हॉस्पिटल में जो खास ट्रीटमेंट जिस पर आज हम फोकस भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, पंचकर्म कितना महत्वपूर्ण है हृदय रोग के इलाज के लिए? बिल्कुल। आयुर्वेद में सबसे पुरातन ज़माने से लिखा हुआ है पंचकर्म चिकित्सा, जिसमें शरीर की शुद्धिकरण होती है। आयुर्वेद में हृदय को बोला गया है री और दय। री का मतलब होता है रिसीव करना और दय का मतलब होता है देना। अब ये हार्ट क्या देता है और क्या रिसीव करता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्लड। और ये ब्लड हमारे पूरे ब्लड वेसल्स से ही पूरा घूमता रहता है। तो आयुर्वेद में हृदय ये बहुत ही वास्ट संकल्पना है कि हृदय मतलब हमारा हार्ट और हमारे हार्ट की पूरी खून की नलियाँ मतलब ब्लड वेसल्स, इन सभी का शुद्धिकरण कराना ये पंचकर्म का काम है। इसीलिए जैसे मैंने पहले जिक्र किया था, हमारा जो कॉपीराइट ट्रीटमेंट है उसका नाम ही है संपूर्ण हृदय शुद्धिकरण। मतलब पंचकर्मा से अगर आपकी शुद्धि हो जाती है तो आपके डिसीज के जड़ तक हम काम करते हैं और आपका डिसीज रिवर्स होने में आपको मदद मिलती है। तो ये बेहद अहम चिकित्सा है और माधव बाग हॉस्पिटल में खास तौर पर इसका, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे, कॉपीराइट है। डॉक्टर साहब, चूंकि ट्रीटमेंट की हम बात करें, दवाइयों की बात करें, आयुर्वेद में जो दवाइयाँ हैं डॉक्टर साहब, उसका कहा जाता है कोई साइड इफेक्ट नहीं है। राइट। तो क्या ये जो दवाइयाँ हैं वो अमूमन आम तौर पर लोग ऐसे ही खा सकते हैं, ले सकते हैं, या फिर सलाह लेकर और सीमित समय पर ही इसे खाना होगा? यस, ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप के डॉक्टर बहुत सारे मिलते हैं आपको, और बिना सलाह के या बिना एडवाइस के, बिना कंसल्ट किए बहुत सारे दवाई खाते रहते हैं। अब आयुर्वेद भी बोलता है जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृति अलग अलग है। मतलब हर एक का डाइजेस्टिव सिस्टम, हर एक की प्रकृति डिफरेंट होती है। तो आपका पहले एनालिसिस होना चाहिए कि आपको सच में क्या ज़रूरी है, उसके हिसाब से आपकी मेडिसिन प्लान होती है, उसी हिसाब से आपका डाइट प्लान होता है। क्योंकि जैसे जैसे हमारा दिन ढलता है, जैसे जैसे हमारे दिन के चेंजेस रहते हैं, जिसको वैसे ही हमारे बॉडी में चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक या सर्कैडियन रिदम। अगर वो हमने समझ लिया तो हमारे प्रकृति के हिसाब से क्या फ़ायदेमंद है, क्या नुकसानकारक है, वो हमें समझ में आ जाता है। इसीलिए कोई भी चीज़ आपको अगर स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला आपके बॉडी का एनालिसिस किसी अच्छे डॉक्टर की से करवा लीजिएगा, जो कि माधव बाग में हम कराते हैं। और जैसा मैंने कहा कि माधव बाग में सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं करते, हम पेशेंट का एजुकेशन भी करते हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। तो बहुत ही अहम बात यहाँ डॉक्टर साहब ने कही है कि जो सोशल मीडिया में खासतौर पर जो तथाकथित यूनिवर्सिटीज़ चल रही है, जहाँ पर जानकारियाँ दी जाती हैं, चाहे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं, उनको फॉलो ना करके डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अगर वो आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए लॉन्ग टर्म पर लिया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसकी भी एक समय सीमा होती है, उसे तय कर ही खाना होता है। डॉक्टर साहब, माधव बाग हॉस्पिटल में MIB पल्स की जो सुविधा है वो क्या कुछ है और किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है?
बिल्कुल। तो जैसे कि हमने बताया पहले कि 7 दिन का हम यहाँ पे निवासी चिकित्सा प्लान करते हैं पेशेंट्स के लिए। अब सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही होता है कि 7 दिन तो पेशेंट ने फॉलो किया, घर जाने के बाद में वो फॉलो कैसे करेंगे। उसी चीज़ के लिए हमने खास करके लॉकडाउन में ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कि MIB पल्स, जिसमें आप आपके डेली के ब्लड प्रेशर की रीडिंग, शुगर के रीडिंग्स और आपका वज़न, आपका वॉकिंग डिस्टेंस, ये सब डाल सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको हमारी टीम मदद करती है कि आपके मेडिसिन्स कम करने के लिए, डोसेज कम करने के लिए आपको हम एडवाइस करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट के बारे में, अगर किसी को अटैक की कंडीशन है या हृदय रोग से संबंधित समस्या है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या कुछ हो सकते हैं इसमें? बिल्कुल। तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए हमें एलोपैथी का ही सहारा लेना पड़ता है। अब जब हमारे पास भी पेशेंट आते हैं एडमिशन के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, तो हमारे पास भी ICU रेडी रहता है और हमारे स्टाफ के लिए इमरजेंसी ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है CPR। उस ट्रेनिंग के अंतर्गत पेशेंट का ख्याल रखा जाता है और सभी एडवांस जांचें होती है कि एक्चुअल में वो हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं। उस जांचों से पता लगता है कि वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और विशेषज्ञ डॉक्टर्स भी अवेलेबल है, जैसे कि CPR ट्रेनिंग वाले डॉक्टर्स, ACLS BLS ट्रेनिंग प्राप्त डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे किस तरीके से एक मरीज जो है या जिसे लगता है जिसके अंदर सिम्टम्स हैं उसे ट्रीटमेंट के लिए जाना होगा, और आपका जो माधव बाग हॉस्पिटल है वहाँ किस तरीके से कांटेक्ट कर सकता है और कहाँ पर ये सेंटर्स हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हमने की थी खोपली हॉस्पिटल से, जो कि पुणे में मुंबई हाईवे पे है। दूसरा हॉस्पिटल हमारा है माधवबाग हॉस्पिटल कोंडाली, नागपुर से 50 किलोमीटर नागपुर अमरावती हाईवे पे है। और कई जगह पे हमारे क्लिनिक्स है, मतलब पूरे भारत में हमारे 250 के ऊपर क्लिनिक्स है। तो पेशेंट्स को जहाँ भी एक्सेसिबल होगा वहाँ पे जा सकते हैं। अब यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है हॉस्पिटल और क्लिनिक में क्या डिफरेंसेस है। जो पेशेंट को ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, मतलब डॉक्टर की टीम का ऑब्जर्वेशन चाहिए डेली बेसिस पे कि पेशेंट का ट्रैक करना है मुझे कि वॉकिंग करने के बाद में BP तो नहीं बढ़ रहा है, शुगर अप डाउन तो नहीं हो रही है, या हार्ट में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं, ECG में कुछ चेंजेस तो नहीं आ रहे हैं। या उनका एक्सरसाइज का रेजिमेंट तय करना होता है कि मुझे कितना एक्सरसाइज करना है, कितना नहीं करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है। उसके लिए आपको हॉस्पिटल में आना पड़ता है। अगर आपको प्रिवेंशन तौर पर जाना है या OPD बेस के जाना है तो उसके लिए हमारी क्लिनिक डेफिनेटली अवेलेबल है। लेकिन हॉस्पिटल का महत्व इसलिए होता है कि जो दिनचर्या मेरी बिगड़ी हुई है उसको समझने के लिए ही आपको हॉस्पिटल में 7 दिन का हम ट्रेनिंग ही देते हैं एक तरह से। तो लाइफ में कैसे जीना है, कैसे जीवन शैली को बदलना है, इन तमाम ट्रेनिंग्स के लिए आपको हॉस्पिटल में, रेसिडेंशियल हॉस्पिटल है जहां पर आपको रह के देखना और समझना होगा डॉक्टर के सुपरविजन में कि क्या कुछ आपको करना है। डॉक्टर साहब, जीवन शैली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जीवन शैली जैसा आप बता रहे थे, बीच में भी आपने बताया कि मोटापा भी एक बहुत बड़ी वजह है, तमाम जो बीमारियां उसे लेकर। जो शुगर पेशेंट होता है उसके लिए कितना घातक हो सकता है, क्योंकि शुगर पेशेंट के बारे में कहा जाता है कि अगर शुगर है तो शरीर के कई हिस्सों को, शरीर के कई अंगों को वो खराब करता है, धीरे धीरे उन्हें कमजोर करता है। हार्ट पर कितना इफेक्ट पड़ता है? बिल्कुल। तो इसके लिए पहले आपको मैं स्टोरी बताना चाहूँगा माधवबाग की। तो 2006 से जब ये स्टार्ट हुआ तब सबसे पहले हम सिर्फ हार्ट डिसीज को ही फोकस करते थे, मतलब जो रिसेंट अटैक आके जा चुके हैं या जिनको एंजियोप्लास्टी बाईपास बताया गया हुआ है। अब यहाँ पे पेशेंट को हम ठीक करके घर भेजते थे, तो कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद ये समस्याएं बार बार रिपीट होती थी। तब हमने वापस से उसके ऊपर काम करना चालू किया कि ये प्रॉब्लम वापस क्यों आ रही है। तो हमें पता लगा कि इन पेशेंट्स में जब तक डायबिटीज़ मौजूद है या ब्लड प्रेशर मौजूद है या मोटापा मौजूद है, जब तक ये समस्याएं ठीक नहीं होंगी तब तक ये बीमारी या आपकी हार्ट की बीमारी बार बार आती रहेगी। अब इसमें डायबिटीज़, ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ होता क्यों है। डायबिटीज़ का सिंपल मतलब है कि मेरे मांसपेशियाँ, मेरे मसल्स, मेरा जो ग्लूकोज फॉर्मेशन है वो ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। क्योंकि डायबिटीज़ ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर अपन हम अलग सेशन लेंगे। लेकिन डायबिटीज़ में शुगर का मेटाबॉलिज्म बिगड़ने के वजह से ये ब्लड में ही आपको मौजूद रहती है, जिसके वजह से ब्लड में 70% पानी होने के कारण वो ब्लड में घुलती रहती है, जिसको हम बोलते हैं HbA1c, 3 महीने की एवरेज शुगर। मतलब हमारा खून धीरे धीरे गाढ़ा होता रहता है। पहले वो शरबत की तरह होता है, उसके बाद उसका कोल बनता है, फिर उसकी चाशनी बनती है, उसके बाद उसका इतना गाढ़ा पाक बन जाता है। अब क्योंकि ये ब्लड में ही दिखता है तो ब्लड को पंप करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अवयव हमारा हार्ट। तो हार्ट को ही ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। जितना प्रेशर हार्ट लगाएगा उतना ही हार्ट जल्दी थकेगा।
प्लस जो ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में घूम रहा है तो ब्लड वेसल्स को डैमेज करने में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्जाम्पल देना चाहूँगा, हमारे घर में शक्कर के बर्तन रहते हैं, अगर हमने बहुत लगातार उसको इस्तेमाल किया तो उस बर्तन में कुछ ना कुछ हार्ड ऐसे जमा होती है शक्कर, राइट। या लेडीज लोग जब कॉटन के कपड़े को स्टार्च करते हैं तो कपड़े कड़क हो जाते हैं। वैसे ही अगर हमारा शुगर, हमारा डायबिटीज अगर बहुत लंबे समय से बॉडी में है तो हमारा एक एक ऑर्गन, एक एक एंड ऑर्गन, एक एक वाइटल ऑर्गन्स या एक एक नसों को वो पूरा कड़क कर देता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोपैथी हो गई, नेफ्रोपैथी हो गई, रेटिनोपैथी हो गई, मतलब ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है। उसकी वजह से हार्ट को पंपिंग में दिक्कत आती है और हार्ट धीरे धीरे थकने लगता है। तो यही सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज और हार्ट के बीच में। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने समझाया डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि जिस सरल तरीके से आपने समझाया, हमारे जो दर्शक इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे होंगे जरूर इसे समझेंगे। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल, क्योंकि जिसका कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, जिसको बीपी की समस्या होती है, क्या उससे ही हार्ट की समस्या हो सकती है, या जो जिस पर अभी तक कोई लक्षण नहीं आया है, क्या उसे भी इंटरनली ये समस्या हो सकती है? बिल्कुल। तो कोलेस्ट्रॉल ये से एक मानक है कि हमारा कोलेस्ट्रॉल कितना है वो चेक कर सकते हैं। अब कोलेस्ट्रॉल में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल हम देखते हैं, जो है एक बैड कोलेस्ट्रॉल और एक गुड कोलेस्ट्रॉल। अक्सर देखा गया है स्टडीज में, रिसर्च में ये पता लगा है कि जो ब्लॉकेजेस हमारे हार्ट के खून की नलियों में होता है वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही डेवलप होता है, जो वहाँ पे प्लाक्स डेवलप करते हैं। अब उनको कम करने के लिए हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल ही काम करता है। और मजे की बात ये है कि ये कोलेस्ट्रॉल किसी भी खाने से नहीं मिलता, ये हमारा लीवर खुद मेटाबॉलाइज करता है। मतलब हमारा अगर लीवर स्ट्रांग है, हमारा लीवर हमें साथ दे रहा है, तो हम कोलेस्ट्रॉल बड़े हुए रहने के बाद भी उसको मैनेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं बेसिक प्रिंसिपल बताना चाहूंगा डाइट का, ठीक है। तो डाइट में कैलोरी बैलेंस बहुत जरूरी है जी। मैंने कोलेस्ट्रॉल मैंने कितना भी खाया है, अगर मैंने उसका यूटिलाइज नहीं किया या वो कैलोरीज मैंने एक्सपेंस नहीं की तो मुझे दिक्कत होने वाली है। अगर मेरी कैलोरीज सेव होती रही तो वो हमेशा कोलेस्ट्रॉल या फैट के रूप में वो बढ़ती रहेगी, और जितना कचरा कोलेस्ट्रॉल के रूप में बड़ा रहेगा उतना मुझे तकलीफ ज़्यादा होने वाली है। आपने डाइट की बात की डॉक्टर साहब, नॉन वेजिटेरियंस को कितना खतरा होता है? खासतौर पर जो कहा जाता है जो रेड मीट होता है वो हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल होता है, तो नॉन वेजिटेरियन अगर कोई है तो उसे किन बातों का ख्याल रखना होगा? बिल्कुल, नॉन वेजिटेरियन खाने में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है रेड मीट, या जैसे कि बोला कि एक अगर हम खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं तो उसका येलो पार्ट जिसमें कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, या उसमें बैड फैट्स होते हैं, बैड लिपिड्स होते हैं। तो गुड फैट्स वाले प्लांट सोर्स के बहुत सारे फैट्स है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जितने व्यक्ति है उतनी प्रकृति है, तो आपके प्रकृति के हिसाब से आपको क्या सूटेबल है वही आपको एक बार जज करना पड़ेगा। और किसी पेशेंट्स की टेंडेंसी होती है बॉडी की कि उनका कोलेस्ट्रॉल हमेशा हाई रहता है लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि उनको हार्ट डिजीज नहीं होगा, हार्ट डिजीज डेफिनेटली होगा, लेकिन उससे कभी कभार वो जल्दी उभर भी सकते हैं क्योंकि बॉडी का टाइप उनका वैसे बन चुका है। अब यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा, फैमिली हिस्ट्री हम बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की फैमिली हिस्ट्री होती है, हम खाते पीते घर के मानते हैं खुद को। तो फैमिली हिस्ट्री और कुछ नहीं होती है, हम घर में जैसे खाना बनाते हैं, जैसे हमारी पीढ़ी बनाएगी वैसे हमारे बच्चे बनाएंगे, उनके बच्चे वैसे ही बनाएंगे। हमारा खाने का तेल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, खाने के मसाले कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या सब्जी हम पसंद करते हैं, कितने ग्रेवी की सब्जी पसंद करते हैं, कितना नमक हम यूज़ करते हैं, ये सब फैमिली हिस्ट्री में काउंट होता है। इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डाइट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डाइट किस तरह से खा रहे हैं, और जैसे मैंने पहले पॉइंट बताया कि डाइट जितना हम खा रहे हैं क्या उतना हम कंज्यूम कर पा रहे हैं। अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है तो हमें नुकसान करने वाला है। बिल्कुल, फैमिली हिस्ट्री की आपने बात की डॉक्टर साहब, बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि क्या अनुवांशिक भी हो सकता है हृदय रोग की जो समस्या है? डेफिनेटली यहाँ पे कुछ बेसिक बताना चाहूँगा कि हमारे बॉडी में सभी डिसीज के जीन्स रहते हैं, लेकिन उसका ट्रिगर होना काफ़ी होता है। मतलब वो ट्रिगर किसी भी चीज़ से हो सकता है। इसीलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर हम बोलते हैं, ये इसी का कारण है कि कोई भी बीमारी ना हो इसके लिए पहले हम प्रिवेंशन करें, और जो हो जाए उसके लड़ने के लिए फिर आगे उपाय योजना है। लेकिन सबसे पहला प्रिकॉशन प्रिवेंशन। मतलब मेरी फैमिली में अगर डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है, तो मुझे वो गलतियां नहीं दोहरानी है, मुझे उस लाइफस्टाइल से बचना है, मुझे अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है। उसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत लेनी पड़ सकती है तो पड़ सकती है। तो माधवबाग का यही प्रिंसिपल है, व्हाट एवर इट टेक्स। मतलब आपको हम हर एक एंगल से आपकी मदद करने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल। और अंत में बस बहुत संक्षिप्त में जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, थायराइड से संबंधित जो समस्या है क्या वो भी इसके दायरे में आते हैं? बिल्कुल।
थायराइड ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है। और मेटाबॉलिज्म मतलब चय और अपचय, मतलब कौन सी चीजों में से कितना वेस्ट मटेरियल बनाना है और कितना सार भाग मतलब कितना पोषण बनाना है, ये डिसाइड करता है हमारा थायराइड। उसमें से गड़बड़ होती है तभी थायराइड या तो वजन बढ़ाने वाला हो सकता है या वजन घटाने वाला हो सकता है। तो थायराइड भी अभी साबित हुआ है कि थायराइड धीरे धीरे करके आपके हार्ट की इफिशियंसी को कम करते जा रहा है। तो अब माधव बाग में थायराइड के लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट अवेलेबल है। चलिए डॉक्टर साहब, आप यहाँ स्टूडियो में आए, इतनी अहम चर्चा में आपने हिस्सा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की है हेल्थ गुरु में माधव बाग हॉस्पिटल के डॉक्टर गौरव अरुण शिल्के से। हृदय रोग से संबंधित तमाम उपायों के बारे में उन्होंने बताया, किस तरीके से आयुर्वेद में उसकी चिकित्सा उपलब्ध है और क्या क्या किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। तो हेल्थ गुरु के अगले एपिसोड में ऐसे ही किसी स्पेशलिस्ट से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।